देश की सियासत में यूपी का क्या मतलब है और यूपी के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली पहुंच जाएं तो राजनीति का पारा कितना गर्म हो जाता है। आज यह नजारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के दौरान सामने आया। 2 दिन में योगी ने गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 3 सीक्रेट मीटिंग की। वो राष्ट्रपति से भी मिलने के लिए पहुंचे और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वो लखनऊ लौट गए। आपको बता दें कि जो राजनीति के जानकार हैं वो मानते हैं कि यह मीटिंग कहीं बड़े मायने लिए हुए था। दिल्ली में मुलाकातों के दौर चल रहे हैं तो लखनऊ में कयासों के। यूपी की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे लेकर बीते 1 महीने में अटकलें या यूं कहिए कि अफवाहों का दौर सा चल निकला है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी और केंद्र की बीजेपी में मान मनोबल और बंदर बांट की हो रही है बात, लेकिन उत्तर प्रदेश की परेशान जनता की दोनों बीजेपी नहीं कर रही है बात। विपक्ष में तो हर तरफ मोदी बनाम योगी का शोर है, जिसे योगी की गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लंबी सियासी मुलाकातों ने और बढ़ा दिया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच करके जिस तरह से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे मुलाकात होती है, तो ये सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार तक की ही बात है या फिर कुछ और? क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ संभावनाएं बड़े नेताओं से मिलने के बाद बन जाती है, और ख़ास तौर पे जब चुनाव बहुत दूर ना हो। यूपी के चुनाव का मिशन 2022 शुरू हो गया है और दिल्ली में हमको उसी की झलक मिलती नजर आ रही है। हालांकि योगी के दिल्ली पहुंचने के महज 24 घंटे के भीतर विपक्ष ने जितना भ्रम फैलाया वो टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक केंद्र और योगी में कहीं किसी तरह की कड़वाहट की कोई बात सामने नहीं आई। हाँ, कुछ सवाल अब भी बरकरार है। मसलन योगी का ये दिल्ली दौरा क्यों हुआ? बंद कमरे में योगी और मोदी शाह से क्या बात हुई? योगी के दिल्ली दौरे का हासिल क्या रहा? योगी के दिल्ली दौरे से यूपी में कुछ बदलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी दिल्ली से मजबूत होकर लौटेंगे? चुनाव 8 महीने दूर है। ऐसे में जाहिर बात है कि जो रणनीति बनानी है, जो आगे की लाइन ऑफ एक्शन तय करना है, उसके लिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व में बातचीत हुई। तो यानी कि जो संगठन की बैठकें हैं वो हुई हैं, अब सरकार के साथ बैठकें हुई हैं। तो ये एक मास्टर प्लान जो 2022 का है, मुझे लगता है कि उसकी तैयारियों के लिए ये एक बैठकें हुई हैं। गुरुवार को योगी जब दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने मुलाकात अमित शाह से की, और इसके बाद ही पीएम मोदी के साथ योगी की होने वाली मुलाकात को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक सियासी पारा चढ़ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से की। ठीक सुबह 10:54 पर सीएम योगी ने मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। यहाँ योगी की बंद कमरे में पीएम मोदी से करीब 80 मिनट तक मुलाकात हुई। मोदी के साथ मीटिंग के बाद सीएम योगी ने पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की। हालांकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट जरूर किया, जिसमें लिखा, हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्त कर सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का हृदय तल से आभार।
एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आवास पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हो रही थी, तो दूसरी तरफ सियासी हलकों में अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बैठक में सलाह मशवरा हो रहा है या फिर सुलह, क्योंकि ये बैठक 1.5 घंटे लंबी चली। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच लंबा मंथन हुआ, लेकिन कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। इसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में जो मंथन हुआ वो उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार को लेकर भी था और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी सीधे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए उनके आवास की ओर निकल गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक लगभग 2 घंटे तक चली और बैठक खत्म करने के बाद योगी आदित्यनाथ निकलते हुए किन मुद्दों पर जेपी नड्डा के साथ इनकी बात हुई, हालांकि इसका खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत हो या वहां की कैबिनेट में फेरबदल हो या सत्ता और संगठन में तालमेल स्थापित करने की बात हो, कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम काज किए हैं उसकी जानकारी दे रही है। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विस्तार से चर्चा योगी आदित्यनाथ की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। यहां सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को एक किताब भेंट की। बताया जा रहा है इस मीटिंग में यूपी में अगले साल के होने वाले विधानसभा चुनाव और राज्य की राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच में टकराव के बाद क्या मजबूत होकर लौटे हैं योगी या कमजोर होकर लौटे हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री की अपनी हैसियत है और उस हैसियत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए आलाकमान से बड़े नहीं हो सकते। योगी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी सभी मुलाकातों को शिष्टाचार मुलाकात कहने मात्र के बावजूद भी उसमें राजनीति, कूटनीति, रणनीति सब देखी जाती है। और योगी की दिल्ली की इस बार की यात्रा में सबने इस बात को महसूस किया। शाह, मोदी या फिर नड्डा बातचीत किसी से भी वो मिनटों नहीं घंटों चली है। सत्ता की तरफ से संदेश साफ है, योगी के नेतृत्व में 2020 की तैयारी है। वहीं विपक्ष दिल्ली दरबार की मुलाकातों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने में पीछे नहीं रहा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और फिर ओम प्रकाश राजभर सबने कहा कि इन मुलाकातों की असली वजह कुछ और है। अभी भी गुणा गणित राजनीति साधने और खासकर सत्ता में कैसे आएं और जाएं, इसका खेल चल रहा है। और से उत्तर प्रदेश की जनता का नुकसान, भारतीय जनता पार्टी का आपसी झगड़ा। और झगड़ा किस बात का? झगड़ा है पैसे का, झगड़ा है पावर का, झगड़ा है किसका मंत्री होगा, किसका मंत्री नहीं होगा, झगड़ा है कि किसका अधिकारी रहेगा, किसका नहीं रहेगा। इससे आम जनता का क्या लेना देना? तो जो यहाँ भ्रष्टाचार है, गुंडा राज है, माफिया राज है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये ड्रामा हो रहा है लखनऊ से दिल्ली तक। उस ड्रामे का आप देखिएगा, जैसे होता ना कोई मंडली ड्रामा दिखाई और फिर अपना झोला झक्कड़ पर्दा बांधी और चली गई, वही आपको 2-3 दिन के बाद आपको मिलेगा। ये पिछड़ों का, दलितों का ध्यान भटका करके वोट लेने की कवायद है और कुछ नहीं है इनके ड्रामे में। विपक्ष चाहे जो कहे, राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि 2022 की लड़ाई से ही 2024 का पता चलेगा और बीजेपी की ये सारी कवायद उसी 2024 के उसी ब्लूप्रिंट को तैयार करने की है। जाहिर है अगर बीजेपी को 2024 जीतना है तो 2022 में यूपी का चुनाव किसी महासंग्राम से कम नहीं होगा, जो बीजेपी को हर हाल में जीतना ही होगा। और राजनीति के जानकारों के मुताबिक योगी के दिल्ली दौरे का मकसद भी यही रहा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 में 325 सीटें सहयोगियों के साथ जीत के आई और 19 में जब सारे विपक्ष के लोग एकजुट होकर और बीजेपी को हराओ अभियान चला रखे थे, उसके बावजूद 64 सीटें बीजेपी को मिली। तो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार का रास्ता यहीं से निकल के जाता है। दूरदर्शी रणनीतिकार मानते हैं कि योगी और शीर्ष नेतृत्व की इन बैठकों में मंथन इसी बात पर हुआ है कि कैसे 2022 चुनाव में योगी की अगुवाई में जाने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को दुरुस्त किया जाए, क्षेत्र, जाति, धर्म सब में संतुलन कैसे बैठाया जाए, संगठन में हेरफेर करके कैसे उसे और मजबूत किया जाए। मैं ये नहीं कह सकता कि ये एकदम फाइनल ब्लूप्रिंट है उनका, लेकिन एक टेंटेटिव ब्लूप्रिंट जरूर उन्होंने बना लिया है। और ये जो मुलाकातों का दौर है या जो केंद्रीय नेताओं का लखनऊ दौरा था, लोगों से मिलने का दौरा था, ये सारा उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और अब नहीं तैयार करेंगे वो तो कब तैयार करेंगे?
योगी यूपी की सत्ता पर 4 साल से ज्यादा काबिज हैं। जब सूबे की बागडोर पार्टी ने उनको सौंपी थी तो सब हैरान रह गए। किसी के जहन में ये बात नहीं थी कि भगवाधारी योगी कभी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन योगी ने सूबे को ऐसा चलाया कि न सिर्फ यूपी में योगी योगी नाम हुआ, बल्कि देश भर में जहां चुनाव हुए वहां प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे बड़े स्टार प्रचारक योगी ही रहे। इन मुलाकातों के दौर के बाद ये तो साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप क्लियर हो चुका है और इसको सबकी मंजूरी मिल चुकी है। और इस रोड मैप में शामिल है कि जो नाराज़गी है कार्यकर्ताओं की और मंत्रियों की जो नाराज़गी है कि उनको काम आज़ादी से नहीं करने दिया जा रहा है, इस कमी को दूर किया जाएगा। दरअसल महीनों से चल रहा किसान आंदोलन, राजभर जैसे पुराने साथियों का जाना, ब्राह्मणों की कथित नाराजगी और सूबे में जातीय समीकरण साधना और पार्टी में नाराज विधायकों को मनाना योगी के सामने ये मुख्य चुनौतियां हैं। चुनाव से पहले रणनीति बना लेना बीजेपी की पुरानी आदत है। एक बार फिर दिल्ली तक योगी की दौड़ ये बात साफ करती है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात उस चीन की जहां से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए काल बन गया, जबकि चीन ने पिछले साल यह दावा किया कि उसने अपने देश में वायरस का पूरी तरह काबू कर लिया है। वायरस पर चीन की उन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा जब महामारी के बीच चीन में जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन अब चीन से अलर्ट करने वाली खबर आई है। चीन के एक बड़े प्रांत में कोरोना का विस्फोट हुआ है और लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। चीन में 1.5 साल बाद वायरस का ब्लास्ट। डेढ़ साल बाद चीन में लॉकडाउन रिटर्न। चीन पिछले साल मार्च महीने से ही कोरोना गॉन चिल्ला रहा था। मतलब यह कि जब पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस तेजी से पांव पसार रहा था, तब चीन अपने यहां वायरस को काबू में करने का दावा कर रहा था। या यूं कहें कि जब पूरी दुनिया मौत की महामारी के आगोश में समा रही थी, तब उसी महामारी पर चीन ने विजय पाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब पूरे 1.5 साल बाद चीन में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। चीन में कोरोना का नया विस्फोट हुआ है वुहान की बदनाम लैब से 1000 किलोमीटर दूर चीन के ग्वांगडोंग प्रोविंस में। पूरे प्रमाण के साथ उस चीन की तस्वीर देख लीजिए जो चीन कल तक कोरोना को हराने का दावा कर रहा था। आज वो खुद कोरोना वायरस के आगे घुटने टेके नजर आ रहा है। शहर में लॉकडाउन, कोरोना टेस्ट की लाइन, बंद बाजारों में सैनिटाइजेशन। ये चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के ग्वांगझू शहर की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना का नया विस्फोट चीन के माथे पर चिंता की लकीरें ला चुका है। अपने देश में कोरोना के आंकड़े को छुपाने वाला चीन अब दुनिया के सामने ये खुद कबूल कर रहा है कि ग्वांगडोंग में कोरोना का नया आउटबस्ट हुआ है। शुक्रवार को चीन ने बताया कि ग्वांगडोंग में कोरोना के 140 कंफर्म एसिम्प्टोमेटिक केस आए। इनमें से 121 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। 140 एसिम्प्टोमेटिक मरीजों में 134 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। Now there are 21 cases and they're being isolated in hospital. Enlarged the scope of nucleic acid test. At 18 o'clock of 26th, we have implemented a nucleic acid test across the major regions that covers 10,000 people. So this is the first round of nucleic acid tests. As of 0 o'clock of 29th of May, all the people that were covered have been sampled. That covers 220,000 people. हिंदुस्तान में किसी राज्य में रोज आ रहे कोरोना केस के मुकाबले मुमकिन है चीन का यह आंकड़ा आपको काफी छोटा लगे, लेकिन ये महज शुरुआत भर है। उस चीन में कोरोना विस्फोट की जहां 140 करोड़ की सबसे बड़ी आबादी के बावजूद पिछले महीने तक रोजाना कोरोना के आंकड़े डबल डिजिट में आ रहे थे। यही वजह है कि चीनी सरकार नए मामलों में वृद्धि को खतरे की घंटी के तौर पर देख रही है। मई के महीने में पूरे चीन में कोरोना का ग्राफ देखिए, तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। 1 मई को चीन में कोरोना के सिर्फ 16 केस आए थे, 7 मई को 13 केस, 15 मई को 14 केस और 30 मई को 10 कोरोना के नए केस सामने आए। अब सवाल है कि जब पूरे चीन में कोरोना के नए केस सिर्फ डबल डिजिट में आ रहे थे, तब अचानक एक प्रांत में वायरस का ब्लास्ट कैसे हो गया? ग्वांगडोंग में खुद चीन कोरोना को लेकर कितना रिलैक्स हो चुका था, उसकी तस्वीरें देखिए।
फेस्टिवल की ये तस्वीरें इसी साल फरवरी महीने की है, जब ग्वांगडोंग में स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और इस फेस्टिवल के 3 महीने बीतते बीतते ग्वांगडोंग में कोरोना का आउटबस्ट हुआ और लॉकडाउन लग गया। ग्वांगडोंग में कोरोना का संक्रमण लोकल लेवल पर तेजी से फैला, जिसके बाद ग्वांगडोंग के कई इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों की यात्राओं पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। चीन की सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जो भी यात्री शहर से बाहर जाएंगे उन्हें कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यही नहीं, ग्वांगडोंग के तमाम बाजार और पब्लिक प्लेस बंद कर दिए गए हैं। शहर के 5 हिस्सों में लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया है और डोर टू डोर लोगों की कोरोना टेस्टिंग कराई जा रही है। Major risks are in Liwan district and Dongjiao district and other major districts. These districts are classified as middle risk areas. These risks are classified as middle risk areas that receive the strongest attention for prevention and control. ग्वांगडोंग में कोरोना के विस्फोट से चीन की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि ग्वांगडोंग प्रांत चीन का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। इकोनॉमिक आउटपुट के लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा प्रांत है। यहीं पर चीन के सबसे बड़े समुद्री बंदरगाह भी मौजूद है, जहां से चीनी माल का दुनिया भर में निर्यात होता है। मई महीने के आखिरी हफ्ते से यहां के कई बंदरगाहों को बंद कर दिया गया है क्योंकि बंदरगाह पर काम करने वाले कई चीनी कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी जो चीन पिछले साल से ही खुद को कोरोना फ्री होने का दिखावा कर रहा था, उसे वायरस के विस्फोट ने एक्सपोज कर दिया है। इससे पहले चीन उस चमगादड़ वाली थ्योरी पर भी एक्सपोज हो चुका है जिसे वो कोरोना वायरस का जिम्मेदार बताता आ रहा था। दुनिया अब तक यही मान रही थी कि कोरोना वायरस चमगादड़ या फिर पेंगुलिन के जरिए इंसानों तक पहुंचा है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी शुरू होने से ठीक पहले वुहान के मीट मार्केट में कोई चमगादड़ या पेंगुलिन नहीं बेचा गया था। इस स्टडी में चमगादड़ और पेंगुलिन बेचे जाने के कोई सबूत नहीं मिले, जिसके बाद स्टडी करने वाली टीम इस नतीजे पर पहुंची कि ये दोनों कोरोना वायरस फैलाने वाले होस्ट नहीं थे। ये दावा ऐसे वक्त में किया गया जब वायरस के ओरिजिन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बात की चर्चा तेज है कि वायरस वुहान लैब से लीक हुआ है या फिर जानवरों से इंसानों तक पहुंचा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल में अस्पताल से आई दिल को छू देने वाली तस्वीर। यह खबर देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। ये तस्वीरें ओडिशा के बालांगीर की हैं, जहां KIMS अस्पताल में 93 साल के बुजुर्ग मरीज गोप बंधु मिश्रा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। PPE किट पहने डॉक्टर और नर्स तालियां बजा रहे हैं। केक भी है, गुब्बारे भी हैं। अस्पताल के वार्ड में वैसे ही सजावट की गई है जैसे घर पर जन्मदिन के मौके पर की जाती है। सारा इंतजाम अस्पताल के डॉक्टर और नर्सेस ने किया है ताकि बुजुर्ग मरीज को जन्मदिन के मौके पर घर की कमी न खले। अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेस की दरियादिली का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको ओडिशा के ही एक दूसरे अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं। बेरामपुर में MKCG मेडिकल कॉलेज की नर्सेज इलाज के साथ साथ कोरोना मरीजों की इस तरह देखभाल कर रही हैं मानो ये मरीज की रिश्तेदार हों। PPE किट पहने ये नर्सेज मरीज के बाल संवार रही हैं। दूसरी नर्स एक मरीज की शेविंग कर रही है। मरीजों के बाल संवारना या शेविंग करना इन नर्सों की ड्यूटी का हिस्सा नहीं है, ये इन नर्सों का सेवा भाव है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन।